देख रहे हैं एम की कोचिंग IMP बुकलेट सीरीज देख लेते हैं। IMP जो कि आपके MP बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MP बोर्ड 2025 में आपके टेस्ट देखने को मिलेंगे, तो इसको जल्दी जल्दी अभी रिवीजन कर लेना। अभी आप रिवीजन करवा देते हैं MP, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं और प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं। और ये संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 2025 हैं MP बोर्ड परीक्षा की। संपूर्ण तैयारी के लिए अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आगे आपको काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं अपन। ये पहला प्रश्न है आपके बिल्कुल सामने। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में क्यों देख उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देती हैं? तो उत्तल दर्पण सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाती हैं। बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ड्राइवर पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। जो उत्तल दर्पण कैसा होता है, अभी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ऐसा होता है और इसके पीछे क्या रहती है, पॉलिश रहती है। ये बाहर की ओर से क्या रहता है, वक्रित रहता है। तो किरणें क्या इधर से भी आ सकती हैं, इधर से भी आ सकती हैं, तो एरिया इसका क्या बढ़ जाता है। बाहर की ओर क्या वक्रित मतलब होता है गोलीय बाहर की तरफ, मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, ये वाला। तो ये परावर्तक पृष्ठ कैसा रहता है, गोलीय रहता है। तो इसको ऐसा हम गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा रहता है, गोलीय होता है। दर्पण देखो, कोई भी कांच हो, अगर उसके पीछे हम पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। लेकिन अगर कोई कांच है, अगर हम उसको जोड़ दें, ऐसा जोड़ दें दोनों साइड, तो ये लेंस बन जाएगा, दर्पण नहीं रहेगा। हमें दर्पण में ध्यान रखना, दर्पण में क्या होती है, पॉलिश होती है, लेंस में पॉलिश नहीं होती। किसी भी कांच पर अगर आपको पॉलिश होती है, चाहे वो सीधा दर्पण है, अगर पॉलिश कर दी तो ये समतल दर्पण हो जाएगा। अगर इसको हमने मोड़ दिया तो वक्रित या गोलीय दर्पण हो जाएगा। अब इधर इधर पॉलिश कर दो तो ये अवतल हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके बिल्कुल जस्ट सामने, तो इसको देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कोई दो कारण लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन कौन से होते हैं? तो पहला है कि बढ़ते रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रिज, जो हम लोग इसका पानी पीते हैं। अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको पसंद करते हैं। अग्निशमन यंत्र मतलब क्या होता है, जो एक सिलेंडर होता है, इससे हम आग बुझाते हैं। क्यों? उसमें क्या रहती है, उसमें रहती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। तो आग बुझाने में मुझे सिलेंडर काम आता है। एरोसॉल मतलब जो वायुमंडल में जमा हो जाते हैं, ठंड के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं, उसमें कण चिपक जाते हैं और बड़े बड़े कण हो जाते हैं, तो उनको हमको क्या दिखता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, उनको एरोसॉल बोलते हैं। फॉर्म उपयोग से और वृक्षों का लगातार काटना, दो कारण के, तो रेफ्रिजरेटर का उपयोग, अग्निशमन यंत्र, एरोसॉल, इनका प्रयोग करने से, और क्या होता है, वृक्षों की अत्यधिक कटाई के कारण क्या हो जाएगा, अत्यधिक कटाई के कारण क्या हो जाएगा, वृक्ष क्या होते हैं, जो वृक्ष होते हैं उनको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। जब वृक्ष नहीं होंगे तो फिर CO2 कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, इसलिए वो वैसे ही रहेगी। और ये क्या करते हैं, CO2 लेके उसको किस में बदल देते हैं, O2 में बदल देते हैं। हमारे काम की क्या है, O2। तो इससे क्या प्रदूषण कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा प्रश्न तीसरा। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख क्या हो जाएगा। घरेलू परिपथ में मतलब जो विद्युत होती है, उसका जो लाइट भेजी जाती है, उसका परिपथ कैसा रहता है। तो देखो, ये जो ग्रीन वाला तार हैगा, इसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी अर्थिंग बोलते हैं, जो कि हमारे घरों में प्रयोग किया जाता है। घरों में क्या, सभी जो बड़े डिवाइस होते हैं उनमें एक पिन आती है, ना, एक पिन लगी रहती है अलग से, ऐसे 3 पिन वाला रहता है, एक यहाँ पे बना रहता है। तो ये रहता है L, ठीक है, और ये वाला रहता है N। मतलब ये लेफ्ट वाला क्या रहता है, लाइट, L से लाइट समझ लो, और ये रहता है न्यूट्रन, मतलब ये फेज होता है, ठीक है। और ये होता है अर्थिंग, ग्राउंड, इसमें लिखा जाता है G, ये होता है ग्राउंड अर्थिंग। तो ये वाला क्या हो गया, भूसंपर्कता इसी को बोलते हैं,
तो ये होता है ग्राउंड। तो पिन में जो होता है ना बड़ा वाला जो बना रहता है, बड़ा वाला जिसमें लगा रहता है, तो ये वाले तार तो इससे जोड़ देते हैं, ऐसे डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और इसको क्या कर देते हैं ग्राउंड मतलब भूमि में दबा देते हैं। ठीक है, इसको भूमि में दबा दिया। अगला ये होता है विद्युत तार, ये क्या हो जाएगी लाइन हो जाएगी, एल, एल मतलब लाइन, और ये हमेशा राइट में रहता है, राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लाइन। तो ये रेड वाला जो रहता है ना, रेड, रेड वाला हो जाएगा अपना ये वाला, जो रेड हैगा ना ये वाला रेड। तो रेड रेड तार देखो यहाँ से जाएगा, किसमें हमारे बॉक्स में जाता है, बॉक्स से क्या हो जाता है विद्युत प्रदाय बोर्ड, इसको क्या बोलते हैं विद्युत प्रदाय बोर्ड। ये अपनी बुक में भी चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा ये विद्युत मापी में जाएगा, जो वोल्ट मीटर लगा रहता है। उसके बाद ये इसमें जाएगा वितरण बॉक्स, जो हमारे घर के बाहर में लगा रहता है, इसमें एमसीबी बॉक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये तार जाएगा, एक तो पिन में चला गया, ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया, ये सभी में सेम जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा होता है उदासीन, मतलब इसको बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल वाला, उदासीन, उदासीन वाला हो जाएगा ये। ठीक है, तो उदासीन वाला देख लेते हैं, ये काला वाला जो है उदासीन, ब्लैक, रेड लाइन होती है, रेड क्या होती है लाइन होती है रेड, और एन क्या होती है ब्लैक होता है न्यूट्रल, इसको एन से कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी में ये इधर की साइड चला जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, ये होता है समांतर क्रम। कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम में जुड़ा रहती है। हमारे घरों में विद्युत परिपथ का प्रयोग किया जाता है, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथों में एक परिपथ का व्यवस्था आरेख है, और ये रहता है समांतर क्रम में। जबकि जो सीरीज आती है दिवाली पे, जो सीरीज का हम प्रयोग करते हैं वो कौन से क्रम में रहती है, वो रहती है श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में होती है। दिवाली पे जो श्रेणी का हम प्रयोग करते हैं वो श्रेणी क्रम में होती है। उसमें क्या रहते हैं छोटे 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 बहुत सारे बल्ब रहते हैं, जैसे एक बल्ब ये हो गया, एक बल्ब ये हो गया, ये हो गया। तो एक बल्ब में कितने, दो तार रहेंगे, तो एक तार ये इससे जोड़ देंगे, एक इससे जोड़ देंगे, ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ का तार और यहाँ का तार, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, दोनों को जोड़ें तो ये जलने लगती है। इससे क्या हो जाता है वोल्टेज बढ़ जाता है, और इसमें वोल्टेज नहीं बनता, समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बढ़ता है। तो वोल्टेज बढ़ाना ही होता है ना, एक बल्ब होगा 3.7 वोल्ट का होता है, या 3.5 वोल्ट का होगा, तो ये तो हमारे घरों में कितना आता है 220 वोल्ट आता है, तो ये तो खराब हो जाएगा ना। इसलिए इसका क्या कहते हैं बहुत सारे बल्ब लगा के इसका वोल्ट बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला, ये अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये चित्र बनाने के लिए आता है, इसके गुण भी आते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र का ये चित्र भी आ सकता है, इसके गुण भी आ जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होती है, तो गुणों को समझाइए। तो इसमें देख लेते हैं अपन, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर, किसी क्षण चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र की रेखा कीजिए। तो क्षण चुंबक के चारों, तो ये हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे, पहले पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो कलर ब्लू वाला ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये चुंबक बनाते हैं, चुंबक बना दी, ये क्या है चुंबक। इसमें दो पोल होते हैं, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, मतलब इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। तो क्या रहता है, उत्तरी ध्रुव से जो है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती हैं दक्षिणी ध्रुव, बाहर की तरफ क्या होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। इनकी ये दिशा बताती है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और जबकि अंदर की ओर कैसे जाएंगी, अंदर की ओर जाएंगी, अंदर की ओर कैसे, अंदर इसमें चुंबक के अंदर, ये तो बाहर की तरफ ही है ना, ये भी उत्तर से दक्षिण की तरफ ही जाएंगी, पर ये अंदर जा रही है, इसके अंदर जो निकल रही है वो जाएंगी किस, क्या जाएंगी, गोल बनाना है तो गोल बनाने के लिए क्या बदल जाएगी डायरेक्शन, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, तो ये सब लोग चित्र बना ही देंगे, रेखा बना देंगे, और ये तीर लगा देंगे। तीरों का ध्यान रखना किधर से किधर लगते हैं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ जाते हैं, और इसके गुण अभी आएंगे, कुछ देर बाद गुण पढ़ेंगे, गुणों पे ध्यान देंगे। तो किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देख लेते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारक होते हैं। ये बहुत वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तो बिल्कुल याद कर ही लेना आ सकता है, बाकी ये सारे इंपोर्टेंट ही हैं, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो इनको भी अच्छे से याद कर लेना है सभी को। तो फिर तो पहला तो क्या, तार की लंबाई, तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी ना उसका प्रतिरोध क्या रहेगा, उतना ज़्यादा रहेगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार बढ़ाने पर, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या बढ़ता आता है। समान आकार के किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है,
तो लंबाई को क्या लिखते हैं, एल लिख दिया, समानुपाती बना दिया, तार की लंबाई मतलब आर, प्रतिरोध के क्या रहेगा, ये समानुपाती रहता है, मतलब इसकी तार की लंबाई बनाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है तो उसका प्रतिरोध कम, तथा जिस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो उसका प्रतिरोध अधिक होता है। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है ये अपना तार है, ये अपना तार है, तो ये क्या कर दिया, ये मैंने इसकी अनुप्रस्थ काट बना दी, मतलब इसको क्या कर दिया, काट दिया, ये इतना तार है ये, तो ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है, मतलब क्षेत्रफल का मतलब होता है तार की मोटाई, तार की मोटाई, तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी ना, जितनी ज्यादा होगी ना उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा, आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध उतना ही कम होता है। तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, तार की मोटाई हम उतनी बढ़ाएंगे ना, उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही तो है, अनुप्रस्थ तार क्षेत्रफल बनाने पर क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो समानुपाती, इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, एक बटे में व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, तो यहाँ आ जाएगा आर, प्रतिरोध क्या होगा, अगर हम इसके तार का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तार का क्षेत्रफल घटाएंगे मतलब तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा ही होगा, जितना तार मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, अगले में क्या हो जाएगा, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम देख लेते हैं, ओम भाई साहब का नियम देख लेते हैं, ये वैज्ञानिक का नाम है ओम। तो ओम का नियम, यदि किसी चालक की, ये भी भारी इंपोर्टेंट प्रश्न, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती क्या मतलब क्या होता है, बताओ, समान होगा ना, अनुक्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है, समानुपाती भी उल्टा होता है, तो अनुक्रमानुपाती भी उल्टा ही होता है। ठीक है, अब देखो V बराबर प्रवाहित धारा आई हो गई, ठीक है, और अनुक्रम और ये इसमें विभवांतर V होगा तो V इंटू आई, दोनों को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो इसका प्रतिरोध क्या हो, V बराबर R बटे आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R बराबर V बटे आई। अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, धारा कम हो जाएगी, और अगर धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आर अगर इधर आ गया तो भी इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे देख लेते हैं, तो ये आपको पूरा याद कर लेना है। ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए ना हो तो सिरों पर लगाया गया विभवांतर में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुक्रमानुपाती होता है। समानुक्रम समान होता है, बी इंटू आई, इंटू करते हैं जब भी समानुक्रमानुपाती आएगा अनुक्रमानुपाती, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। देखो इसमें क्या रहेगा, सूत्र अपन ने ये लिखना है कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर आई आर लिख दो या फिर आर आई, वो एक ही बात है, बी बराबर आई आर। तो ये हो जाता है अपना ओम का नियम का सूत्र, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, बी बराबर हो जाएगा आई आर। तो ये इतना भले नहीं लिखना है, ये जरूर लिख देना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पूरा बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अपन, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। दिष्ट मतलब क्या होता है, डीसी डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती एसी अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव मतलब ऐसे 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 चलता है ये, और डीसी मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर चलता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है, ये अल्टरनेटिव करंट होता है। अल्टरनेटिव मतलब ये बदलती रहती है इसकी विमान। ठीक है, अब देखो दिष्ट धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलती, पहला पॉइंट, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ बदलती रहती है, दिशा बदल रही ना ये ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट इधर दिया है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज
समान वोल्टेज की दृष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम खतरनाक होती है। डीसी धारा कम खतरनाक होती है, बैटरी से हम करंट लगता है क्या? नहीं लगता, ठीक है, कम खतरनाक होती है। ज़्यादा वोल्टेज होगा तो बैटरी का, तो समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दृष्ट धारा की अपेक्षा खतरनाक होती है। ठीक है, ये सब लोग याद कर ही लेंगे। तो अपन अगला देख लेते हैं। 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विद्युत परिपथों तथा संयंत्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो विद्युत परिपथ मतलब जो होता है हमारे घरों में विद्युत परिपथ का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ अभी अपन ऊपर देखा था ना, क्या देखा था, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो घरेलू विद्युत परिपथ में होता है उसमें क्या कहते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए दो दो उपकरण लगाए जाते हैं सुरक्षा हेतु। तो पहला तो क्या लगा देंगे, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं विद्युत फ्यूज लगाते हैं। ठीक है, विद्युत फ्यूज क्यों लगाते हैं? अगर लाइट की मात्रा कम ज़्यादा हो या ओवरलोडिंग हो जाए तो क्या हो जाए, विद्युत फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, ये किसका बना होता है? ये बना होता है मिश्र धातु का। मिश्र धातु का बना रहता है, शीशा और टिन का बना रहता है। मिश्र धातु, ऐसी मिश्र धातु जिसका क्या होता है, गलनांक क्या होता है, कम होता है, जिसका गलनांक क्या हो, कम। ऐसी मिश्र धातु का प्रयोग इसमें किया जाता है ताकि तुरंत वो गल जाए। ठीक है, और इसका क्या रहता है, वो गलनांक कम होता है और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। मतलब प्रतिरोध इतना ज़्यादा नहीं होता कि बिल बढ़ जाए, पर ऐसा होता है कि वो जल्दी से मतलब गल जाता है। ठीक है, अब जो भूसंपर्क अभी बताया था, जो पिन होती है, अभी पिन बताई थी, जो ऊपर वाला जो पिन रहती है, ये इसको क्या कहते हैं, भूसंपर्क तार इसी में जुड़ा रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, भूसंपर्क तार क्या करता है, जो भी हम ऐसा मान लो हमारे पास कोई डिवाइस है, ठीक है, ऐसा ये मान लो कूलर है, टिन का कूलर है। अगर मान लो ये वाला, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, अगर ये लाइन मान लो इससे लग जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे कूलर में करंट फैल जाएगा। अगर इसको कोई व्यक्ति हाथ लगाएगा तो उसको क्या लग जाएगा, 220 वोल्ट का झटका लग जाएगा ना। ठीक है, 220 वोल्ट का झटका लग सकता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, भूसंपर्क तार को इसकी बॉडी से जोड़ देते हैं। अगर ये लाइन इससे टकराएगी तो वो इसका क्या हो जाएगा, पूरा करंट किस में चला जाएगा, भूसंपर्क तार के थ्रू धरती में चला जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हमको झटका नहीं लगेगा। जो ये व्यक्ति आ रहा था इसमें, तो इसको क्या हो जाएगा, झटका नहीं लगेगा। ये इसको हाथ लगाया तो इसको झटके तो बच जाएगा, अगर ये नहीं लगा होगा तो उसको झटका लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों समझ गए होंगे आप। चलो ये देखो, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त या बाएं हाथ का नियम क्या? इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे, मैंने पहले पुरानी क्लासों में भी इसको समझाया हुआ है। तो तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत तथा। इसको याद कर लो अच्छे से, समझ के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो ये देखो, विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों या रूढ़ चिन्हों को बताना। रूढ़ चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो हमें विद्युत सेल का दिखाना है, तार संधि का, विद्युत बल्ब का, वोल्ट मीटर का। तो विद्युत सेल का कैसे होता है, देखो पहले एक सेल का बता देता हूँ। एक विद्युत सेल पूछा है, अगर बैटरी और विद्युत सेल का एक जैसा ही होता है। पहला हम जो डंडा बनाएंगे, ठीक है, एक डंडा बना दिया और इसके पास में एक छोटा डंडा बनाएंगे, एक ये छोटा डंडा बना दिया। ठीक है, अब इसमें लगा देते हैं हम 2 तार, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, और इसको दे देते हैं हम टर्मिनल को नाम, टर्मिनल के नाम रख देते हैं। रेड वाला करते हैं ये इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बड़ा वाला प्लस का हो जाएगा, और इसको कर देते हैं माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये बन गया अपना सेल का, किसका बन गया, विद्युत सेल। ठीक है, ये एक सेल है। अब क्या बनाना है, अपने बैटरी का बनाना है। तो बैटरी में क्या करना है, ऐसे अपन बहुत सारे सेल बना लेते हैं। पहला वाला बड़ा बना लेते हैं, तो एक और बड़ा बना देते हैं, एक और बड़ा बना देते हैं। अब क्या करते हैं, ब्लैक से छोटे छोटे बना देते हैं। पेपर में आपको एक ही
कलर से बना देना, ऐसा नहीं है कि दोनों से बनाओ, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, एक इधर एक इधर। अब देखो इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इनको क्या कर देते हैं, इधर जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, तो ये क्या बन गई, अपनी बन गई बैटरी। अब जो अगर मान लो इस सेल का वोल्ट है 3.7 और इसका है 3.7, 3.7, अब इनको क्या हो जाएगा, 3.7 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा, इंटू कर दो, तो इसका वोल्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसमें इंटू करते हैं, वोल्ट क्या हो जाएगा बढ़ तो इसका क्या हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, 11 वोल्ट के आसपास आंसर आ जाएगा। तो इसका पूरा वोल्ट हो जाएगा 11 वोल्ट 11.1 वोल्ट। तो इसका पूरा वोल्ट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये सब वोल्ट में। श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है। तो हमको क्या चाहिए, तो 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, एक सेल और जोड़ दो तो 12 वोल्ट की हो जाएगी, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा 12 से, ठीक है। तो ये 11 वोल्ट की हो जाती है 3 सेल जोड़ने पर, ठीक है। तो अपने जो उपयोग में लाई जाती है बैटरी, वो ऐसे ही बनाते हैं। अब तार संधि कैसे होती है, तो पहले ये तार संधि मतलब एक तार ऐसा जा रहा है, दूसरा तार यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये हो गई तार संधि, ठीक है। ये अपनी हो गई तार संधि। विद्युत बल्ब कैसा होता है, विद्युत बल्ब का बना देते हैं, विद्युत बल्ब का कैसा हो जाता है, ऐसे दो तार लेंगे, ठीक है, और ऐसा बल्ब बना देंगे, और इसमें दो तार और ले लेते हैं, इधर और इधर, और ऐसा 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 बना दो। इसमें क्या होगा, विद्युत बल्ब नीचे में ये तो बनाना जरूरी होता है। वोल्ट मीटर का भी बना दी, गोला बना दिया, एक इधर प्लस माइनस, ठीक है। ये बन गया अपना वोल्ट मीटर का, ठीक है। चलो एक बार दिखा देता हूँ सारे, इसमें किताब में देखो, ये अपनी किताब में ये दिया हुआ है। तो ये हो गया अपना विद्युत, ये हो गया विद्युत सेल का, बैटरी, तो ये बैटरी का बना दिया, ठीक है। कुंजी, ये कुंजी का बीच में, कुंजी का ये अगर बिंदी लगा देंगे तो चालू हो जाएगी, तो ये बिंदी लगा दी तो बंद, और ये वाली खुली कुंजी मतलब चालू, ठीक है। ये हो कुंजी का। तार संधि का ये रहा, एक तार इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना तार क्रॉसिंग, ये हो जाएगा तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग क्या होता है, एक तार ऐसा जा रहा है, एक ऊपर से ऐसे ऊपर से कर देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा विद्युत बल्ब का। विद्युत बल्ब का सबसे सरल सरल ऐसा होता है, ये हो गया विद्युत बल्ब का सरल है ये। और ये हो जाएगा प्रतिरोध का। प्रतिरोध का कैसा होता है, ऐसा 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 डिंचिंग डिंचिंग करते हुए, तो यहाँ पे आर लिख दो, प्रतिरोध, ठीक है। ये हो जाएगा अमीटर का। अमीटर का ये बना दो इसमें, और इधर प्लस और इधर माइनस, वोल्ट इसमें भी लिख दो तो वोल्ट मीटर का हो गया, ठीक है। तो ये 11 चिन्ह है, 11 में से ये 4 तो आ ही जाते हैं, ये सारे कर लेना, ठीक है। बना बना के देख लेना एक बार। अब चलो आगे देख लेती हैं, ब्लू पेन ये रहा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी याद करना है, ये तो बहुत सरल है, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। तो वक्रता कितनी होती है, वक्रता को आर बोलते हैं, 20 सेंटीमीटर ये दिया है, तो ये आर बराबर होता है 2f, रख देंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे ये रहा अगला वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक सदैव उल्टा बनेगा और पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब आभासी में आभासी प्रतिबिंब सीधा सीधा बनता है और उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, बस खत्म हो गया। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। अगला देख लेते हैं। ओजोन परत में क्षति के दो कारण बताइए। ओजोन परत में क्षति क्यों हो रही है, तो रेफ्रिजरेटर्स के उपयोग करने से इसमें से कौन सी गैस निकलती है, सीएफसी, तथा एसी में प्रयोग होने वाली सीएफसी रसायनों का कारण। रेफ्रिजरेटर में भी गैसें होती हैं और इसमें मीथेन का प्रयोग अब दूसरी गैस का प्रयोग करने लगे, ठीक है। पहले अब क्या होता है कि अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है और वृक्षों के अनंत कटाई से ओजोन परत होता है। तो अब कौन सी गैस का किया जाता है, तो आधुनिक जो रेफ्रिजरेटर है उसमें R66A मतलब R600A का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो इसका नाम है आइसो
आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मतलब मीथेन जैसी गैस होती है। आइसोब्यूटेन एक गैस होती है, ये प्राकृतिक रूप से तो स्वच्छ होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती प्रकृति को। आइसोब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, ये क्या करती है, ठंडा रखने में सहायता करती है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर भर देते हैं और फिर ये क्या करती है, सबको ठंडा कर देती है। ठीक है, जो गैस भरवाती है, छोटा सा टैंक लगा जाता है फ्रिज में, उसमें क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये और भी गैस रहती हैं तो उनका ज़्यादा नहीं होता, पर ज़्यादा इसी का होता है। अभी जो नए नए आते हैं, पुराने वाले इनमें नहीं होता ये। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। संकलन किसे कहते हैं, अच्छा प्रश्न है ये, संकलन किसे कहते हैं। तो श्रृंखलन, श्रृंखलन मतलब सीरीज होती है। कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को कार्बन का संकलन कहते हैं, जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी, साकेत या चक्रीय श्रृंखला बनाता है। तो कार्बन का ऐसे सी लिखते हैं इसको, कार्बन। ठीक है, अब ये कार्बन क्या कहता है, कितने बंध बना सकता है, चार, चार बंध बना सकता है। कोई सा भी कार्बन चार बनाएगा। तो इसमें क्या होता है, अब ये चार बंध बनाएगा, इसमें एच जोड़ सकते हैं, जो इसको जोड़ना चाहता है तो चार एच भी जोड़ सकते हैं, चार एच, क्योंकि एच एक एक बनाते हैं तो चार एच इसमें हो जाते हैं। तो हो जाएगा मीथेन, एथेन, ब्यूटेन और आइसोक्लोरोपेन, ये ऐसे ही बनते हैं। अब क्या होता है, ये सी क्या कहता है, एक दो ऐसे, मतलब क्या रहता है, ये सी से जुड़ जाती हैं। अब देखो एक बंद है तो ये इसका बन गया, अब खाली कितने रहेगा, तीन, तो तीन खाली रह जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एच एच जोड़ लेता है ये। ठीक है, बाकी अब इसमें एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, खाली कितने, दो, दो रहेगा, यहाँ एच जुड़ जाएगा, यहाँ भी दो। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ तीन रहेगा। तो ये इसको बोलते हैं श्रृंखला, ऐसे ऐसे जुड़ती जाती है। ये कितने भी जोड़ सकता है, कितने भी कार्बन जोड़ सकता है, इसी को कहते हैं श्रृंखलन का गुण। ठीक है, तो संकलन का गुण किसमें पाया जाता है, कार्बन में सबसे अधिक पाया जाता है, और प्रकृति में सबसे अधिक देखने को यही मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जुड़ता जाता है। वैसे मैं हम बोले जैसे हमने नामकरण सीखा था, वो वाली वीडियो आप देख लेना, अगर आपको नामकरण नहीं आता है तो, क्योंकि अभी तो नहीं बता पाएंगे, उसमें तो बहुत समय लग जाता है। ठीक है, मैंने पूरा सिखाया हुआ था, वीडियो में भी सिखाया और कोचिंग पे तो सिखाया ही है अच्छे से, तो बच्चे बना लेंगे। चलो आगे देख लेते हैं, अधातुओं के गुण क्या होते हैं। ये तो बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। अधातुओं के गुण क्या होते हैं, अधातु में आघात बद्ध तथा तन नहीं होती। अब इसमें एक और आ जाएगा धातुओं के गुण, तो दोनों में अंतर हो जाएगा बस। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत क्या होती है, ये ऊष्मा नहीं है, ये ऊष्मा है। ठीक है, ऊष्मा, ऊष्मा, ये ह्यूमन एरर में एरर हो जाता है थोड़ा। ये ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुओं को विद्युत कुचालक, सिर्फ ग्रेफाइट ही क्या होता है, सुचालक होता है। और ये क्या है, ये क्या है, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, कार्बन अधातु में आता है और ग्रेफाइट अधातु है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे जाएगा, समाव्यपता को परिभाषित कीजिए। समाव्यपता क्या होती है, समाव्यपता को परिभाषित कीजिए। समाव्यपता, समाव्यपता एक ऐसा गुण है, क्या है, एक ऐसा गुण है जिसमें दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को समावयव कहते हैं तथा इस परिघटना को समाव्यपता कहते हैं। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार टेस्ट में आ चुका है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं ज़्यादा यहाँ नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलो ये देख लो, अगला प्रश्न देखो, श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। पाचन क्रिया के समय, पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को ऊर्जा मुक्त होती है, इस प्रक्रिया में क्या रहती है, ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो जहाँ भी ऊष्मा निकलती है वहाँ पे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, धातुओं के दो भौतिक गुण बताइए। ऊपर अपन धातुओं के गुण पहले भी देख चुके हैं, तो धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो पारे को छोड़कर सभी धातुएं सामान्यता पर ठोस रहती हैं। पारा क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। पारे को क्या लिखते हैं, Hg।
इसको पारा लिख दो, मरकरी लिख दो या पारद लिख दो, ये एक ही बात है, मरकरी पारद। ठीक है, ये पारा ही होता है, Hg होता है। ठीक है, ये सामान्यतः पर द्रवावस्था में रहता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, धातुओं की अपनी विशेष चमक होती है, सभी धातुओं की होती है, चमकदार होती हैं, अलग अलग, एक जैसी चमकदार नहीं, सब अलग अलग चमकदार होती हैं। तो अगला देख लेते हैं, ये रहा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण समझे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CaO3, सी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो CaO अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक है, ये याद कर लेना उदाहरण, CaCO, ये क्या है, ये कलाई होती है ना, कलाई इसमें पानी गर्म गर्म पानी डाल देते हैं तो ये हो जाता है बिना बुझा चूना, ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। ये इसका हम प्रयोग करते हैं घरों में पेंट के लिए कलाई के रूप में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की निकल जाती है। ठीक है, तो अगला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ दो गुण बताइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। हमने चित्र में देखा था, काल्पनिक होती हैं चुंबकीय क्षेत्र, दिखती नहीं है। काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी काटती नहीं है, गंडमन घूमती रहती है पर काटती नहीं है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रमुख गुण क्या होते हैं। चालक में विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। चालक में विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ये जैसा चुंबकीय क्षेत्र अगर इधर होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, मतलब एक दूसरे क्या रहती है, लंबवत रहती हैं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। 25 प्रश्न देखेंगे अपन, फिर बाद में 25 और देख लेंगे, 50 हो जाएंगे। किसी गोलीय सतह के किसी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। किसी गोलीय सतह के एक पृष्ठ पर पॉलिश करने पर पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब ये अभी मैंने बताया था, तो ऐसा ये दर्पण इधर पृष्ठ कर देंगे, ये पहले कांच था तो इधर पॉलिश कर दिए तो ये दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पणों के दो उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग हजामत बनाने के शीशे के रूप में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग आंख, नाक, कान, गले के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अवतल दर्पण देखो ऐसा होगा तो इधर की साइड पॉलिश कर देंगे तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ये क्या करता है, छोटी चीजों के बड़े प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंख, नाक, कान देखने के लिए, और हजामत में क्या, दाढ़ी के बाल थोड़े बड़े बड़े दिखने चाहिए। ठीक है, 23 हो गए, दो और देख लेते हैं। ये मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। तो मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए मटर के पौधे का चुनाव निम्न कारणों से किया गया। पहला कारण, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, एक वर्ष में पक जाता है। मटर का पौधा एक वर्षीय होता है तथा अल्पकालीन जीवन चक्र वाला होता है, इसका जीवन चक्र भी कम होता है। ठीक है, एक वर्ष मटर का पौधा एक वर्षीय होता है तथा अल्पकालीन जीवन चक्र वाला होता है। एक वर्ष में नहीं, मतलब आने को तो 4 महीने में आ जाता है, 3-4 महीने में आ जाता है, पर उसका कार्यकाल तो एक वर्ष का होता है। ठीक है, मतलब तुरंत ही नहीं हो जाता। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है अपना 25वां, ये देख लो प्रश्न, ये रहा आपके सामने। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी सरल कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। सरल कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थों स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक मतलब ऐसे H2O जल हो गया, ठीक है, O2 ऑक्सीजन हो गई, CO2 कार्बन, H2 जल होगा, मतलब मिट्टी हो गया, मिट्टी, पानी, वायु, ये क्या हो जाता है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं कर लेते हैं।
सपोज हम चलाते हैं ये सभी हरे पौधे क्या करते हैं, CO2 हो गए, जल हो गए, ये क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होती हैं, वायु हो गई, इनको प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। अब देखो ये 25 हो गया, अपन ने 25 से ही देखना था, अब 26 से शुरुआत करेंगे। तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपको MP बोर्ड के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो अभी 9th में है वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको भी आगे पढ़ना है, तो उनको भी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देख लेना।